हेलो बच्चे, वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माय फिजिक्स क्लासेस। देखो, फर्स्ट लेक्चर में हमने लाइट के बारे में पढ़ा, व्हाट इज़ लाइट। उसके बाद फिर लाइट के तरह तरह के डिफिनीशन हमने पढ़े। फिर उसके बाद व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, ये सभी चीज़ पढ़े। आज हमारा जो टॉपिक है वो है स्फेरिकल मिरर। नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लास 10th के लिए, और फर्स्ट टर्म में लाइट को डाला गया है, तो इससे बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चंस रहेंगे। मैं पिछले लेक्चर में भी बोला था कि बहुत इजी चैप्टर है, लेकिन उतना ही कन्फ्यूजन है अगर तुम कंसेप्चुअल नहीं पढ़े। बच्चे लोगों से पूछो अरे इजी है, लेकिन एक्चुअली में जब पूछोगे तो वो कन्फ्यूज़ कर जाते हैं। तो किसी भी चैप्टर में थोड़ा टाइम देना पड़ता है। कंसेप्ट वाइज क्लियर रखो और शुरू से अंत तक देखोगे वीडियो को, तो मुझे लगता नहीं कि कोई सा भी क्वेश्चन MCQ है इस बार, तो शायद ही कोई क्वेश्चन तुमसे स्केप कर पाए। सब क्वेश्चन का आंसर तुम दे दोगे। तो ठीक है, चलो हम शुरू करते हैं स्फेरिकल मिरर। देखो, एक्चुअली में क्या होता है कि अभी तक हम पढ़े थे रिफ्लेक्शन। अब स्फेरिकल मिरर क्या होता है, सबसे बड़ी बात ये कि चलो हम एक डायग्राम ड्रॉ करते हैं स्फेरिकल मिरर का। ठीक है, ऐसा। चलो हाँ, राउंड तो हुआ, कोई बात नहीं। ठीक है, इसमें ऐसे रहता है C, ऐसे करके ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। ठीक, ये कोई स्फीयर है और थोड़ा राउंड होना चाहिए। जब भी लाइट वगैरह पढ़ते हो तो ज्योमेट्रिकल बॉक्स ले लेना, तो थोड़ा और अच्छा बनता है। ठीक, तो ये एक सर्कल है। सर्कल मतलब एक स्फीयर है, होलो स्फीयर है। इसमें क्या करते हैं, होलो स्फीयर क्या मतलब एक ग्लास होता है। ये ग्लास करके, एक्चुअली मिरर क्या होता है, ग्लास है, और ग्लास के बाहर वाले पोर्शन को ऐसे ऐसे करके इसमें से ऐसे ऐसे एक छोटा सा पार्ट्स हम कट कर लेते हैं। इस छोटे से पार्ट्स को हम कहते हैं एक मिरर। मतलब एक बड़ा सा स्फीयर है, उसमें से एक छोटे से पार्ट्स को हमने कट कर लिया, कट करके यहाँ ले आया, ऐसे ऐसे ले आया। देखो, ये एक मिरर हो गया। ठीक, तो एक होलो स्फीयर है, उसके किसी पार्ट्स को कटते। अब आगे पढ़ते हैं कि मिरर के और क्या टाइप्स होते हैं। तो देखो, एक स्फीयर होता है, उसका जो एक पार्ट सिल्वर कट कर लेते हैं तो एक अलग मिरर बन जाती है। तो इसके बारे में थोड़ा एक टर्मिनोलॉजी जानो। ये कोई भी जो स्फीयर होगा उसका कहीं ना कहीं एक सेंटर होगा, करेक्ट, सेंटर होगा। ये जो पोर्शन है जो एकदम मिड पॉइंट है मिरर का, ये कहलाता है पोल। क्या कहलाता है, पोल कहलाता है। इसको कहते हैं पोल। ऐसे कह सकते हो कि द मिड पॉइंट ऑफ द मिरर इज कॉल्ड द पोल। अब स्फीयर का कोई ना कोई पोर्शन, एक ये जो सेंटर है, दिस इज द कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ऐसे याद रखो, सेंटर ऑफ कर्वेचर। इसको C से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, एक चीज और जान लो इसका, यहां से लेकर के और यहां तक के बीच के डिस्टेंस को, इसको R कहते हैं। यहां से यहां तक का, देखो ऐसे भी सोचते हो जैसे सर्कल रहता है उसका रेडियस R होता है, उसी प्रकार से द सेम वे एक स्फीयर है जिसका रेडियस यहां से यहां तक का R है। दिस इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। क्या कहते हैं इसको, रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट। चलो अब एक चीज और, ये जो मिरर है इसको बुक में देखोगे तो M ऐसे लिखा रहता है, MM डैश, MM डैश। इसको कहते हैं, यहाँ पर MM डैश एक मिरर है। हाँ, इस पार्ट्स में क्या होता है, रिफ्लेक्शन होता है। तो दिस इज कॉल्ड द एपर्चर ऑफ द मिरर। क्या कहते हैं, एपर्चर, एपर्चर ऑफ द मिरर। इतनी ही सारी चीज टर्म जानने वाला एक चीजें हैं। अब देखो,
स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन अगर लिखोगे तो ये लिखोगे, ए स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर whose reflecting surface is a part of the whole sphere. स्फेरिकल मिरर का कोई डिफिनीशन पूछे तो स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, स्फेरिकल मिरर इज दैट मिरर, अब रिफ्लेक्शन यहाँ होगा या यहाँ होगा, जहाँ भी होगा इसी पोर्शन में कहीं ना कहीं होगा। ये जो बाउंड्री है यहीं पर बाउंड्री पर कहीं ना कहीं रिफ्लेक्शन होगा। तो ऐसा लिख सकते हैं, स्फेरिकल मिरर इज दैट पार्ट ऑफ मिरर whose reflecting surface is the part of the mirror. करेक्ट। अब देखो स्फेरिकल मिरर का दो टाइप्स होते हैं। देर आर टू टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। एक होता है कॉनकेव, कॉनकेव मिरर। अब पूछेगा कोई कि स्फेरिकल मिरर कितने तरीके कितने टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के, कॉनकेव मिरर और एक कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर, ठीक। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा, मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, मेरा पढ़ाने का उद्देश्य है केवल हेल्प करना। हेल्प करना मतलब ऐसा नहीं कि कोई चीज़ छूटेगा, मतलब सब चीज़ मैं तुमको डेप्थ में ले जाऊँगा और बड़े इंटरेस्टिंग ढंग से ले जाऊँगा कि शायद तुमको लगेगा कि याद हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है वीडियो में। तुमको लगेगा कि याद होगा, दिस इज़ साइकोलॉजी, दिस इज़ माई वे ऑफ टीचिंग, कि तुमको ऐसा लगेगा कि याद हो गया, लेकिन एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। ह्यूमन माइंड ऐसा करता है कि आपको फिर से उस चीज़ को थोरो एक बार पढ़ोगे तो ऑटोमेटिकली माइंड जो है उस 90% 80% चीज़ को रिकॉल करता है। तो मैं बार बार बोलता हूँ, एक या तो NCERT की बुक पढ़ लेना, उसको तो पढ़ना मस्ट ही है, या इसके साथ और डेप्थ चाहिए, एस चांद की एक बुक आती है, एस चांद पब्लिकेशन है, लखमीर सिंह मजीद कौर की, इस बुक को पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो इससे बोर्ड तो बहुत छोटी चीज़ है, NTSC और हायर क्लास के लिए भी तुम्हारे इंटरेस्ट बने रहेंगे, IIT करो, नीट करो, मेडिकल करो, इंजीनियरिंग करो, कहीं भी के लिए, ठीक। तो ये बार बार मैं रिकॉल करवाऊंगा हर वीडियो में अपना। तो चलो हम आ जाते हैं टॉपिक पर कि स्फेरिकल मिरर के दो पार्ट्स होते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। स्फेरिकल मिरर का डिफिनीशन पूछा जाए तो क्या, इस बुक से देख लेना, डिफिनीशन लिख सकते हो या लिख लो, स्फेरिकल मिरर द पार्ट ऑफ ए मिरर whose reflecting surface is the hollow sphere, ऐसा लिख सकते हो। स्फेरिकल मिरर is the part of mirror whose reflecting surfaces is hollow sphere, ठीक है, लिख सकते हो। थोड़ा अपने मन से भी कुछ हो गया, सच ए मिरर whose reflecting surface is the part of a mirror is called the spherical mirror, ठीक, स्फेयर टाइप का है। दिस इज द रीजन व्हाई दिस इज कॉल्ड द स्फेरिकल मिरर। फिजिक्स में मैं फर्स्ट वीडियो में बोला था, कोई भी चीज़ का डिफिनीशन लिखने में नेवर भी हेजिटेट, कभी भी हेजिटेशन मत करना, क्योंकि जो भी चीज़ बोली जा रही है साइंस में सही है, तुमको समझ में आना चाहिए कंसेप्ट, ठीक है। तो दो टाइप के स्फेरिकल मिरर हो गए, एक कॉनकेव है, कॉन्वेक्स है। कॉनकेव, देखो कॉनकेव मतलब होता है, केव मीन्स होता है गुफा। क्या होता है इसका मतलब, गुफा। देखो ये केव जैसा चीज है, ऐसा हमने क्या किया, इस पार्ट्स को कट करके निकाल दिया, देखो ऐसा, यही पार्ट्स है ना, ऐसा ये P हो गया और ये C हो गया, यही पार्ट्स है, सेम पार्ट्स है। दिस इज कॉनकेव, मतलब जो भी लाइट आएगी यहाँ से आएगी रिफ्लेक्टेड, ऐसे जो भी है यहाँ लाइट आएगी ऐसे रिफ्लेक्टेड जाएगी, मतलब जो रिफ्लेक्शन हो रहा है यहाँ इस वाले पार्ट्स में होगा। This is a reason why that it is the concave mirror. A mirror where the reflecting takes place in the inner side of a mirror is called the concave mirror. नहीं, मिरर का वो पार्ट जहाँ धंसा हुआ जगह है, इनर साइड है, वहाँ पर रिफ्लेक्शन अगर होता है, दिस इज कॉल्ड द concave mirror. कॉन्वेक्स मिरर जस्ट इसका अपोजिट होता है। जैसे सपोज दैट मैं इसी मिरर को ले लूँ, ऐसे कट कर दूँ इसको, ऐसे कट कर दूँ, ठीक है, इस पार्ट्स को ऐसे ले लूँ और इसके इनर पार्ट्स को सिल्वर्ड कर दूँ। सिल्वर्ड क्या, देखो मिरर क्या बनता है कि जैसे ग्लास है और ग्लास के बाहर में एक पेंट कर देते हैं रेड कलर का, देखोगे जो भी घर में तुम आईना वगैरह देखते हो, देखना उसके पीछे जाकर के रेड कलर का पेंट होता है, दिस इज कॉल्ड द सिल्वर्ड। तो ये जैसे सपोज दैट ये पोल है, तो ये पोल हो गया, ये सी हो गया,
इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन ऐसे होती है, लाइट ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है, लाइट ऐसे आती है, ऐसे चली जाती है। तो रिफ्लेक्शन जो होता है इसके बल्जिंग वाले पार्ट्स में होता है, आउटर पार्ट्स में होता है। रिफ्लेक्शन कहाँ होता है, इसके आउटर पार्ट्स में होता है। Such a parts of a spherical mirror where the reflection takes place outer side of the mirror is called the convex mirror. Convex मतलब उठा हुआ। एक चीज और ध्यान रखना, बच्चे बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। कॉनकेव मतलब गुफा हो गया। जैसे देखो, मतलब ये जो मेरा आंख धंसा हुआ है कॉनकेव हो गया, नाक उठा हुआ है कॉन्वेक्स हो गया। मतलब धंसा हुआ चीज़ कॉनकेव है, उठा हुआ चीज़ कॉन्वेक्स है। ठीक, मैं कोई एक्टिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन समझने के लिए ज़रूरी होती है। लंबे समय तक पढ़ाने के बाद ऐसा लगता है कि अच्छा ऐसे बताओ, तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। हम लोग जब 12th में जब गए तब कॉन्वेक्स कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, अच्छा कॉनकेव मतलब ये होता है, कॉन्वेक्स या होता है। नहीं तो हमेशा कंफ्यूज हो जाते थे, जब भी टीचर बोलते थे कॉनकेव को कॉन्वेक्स, कॉन्वेक्स को कॉन्वेक्स, मतलब कन्फ्यूजन हो जाता था। ठीक, तो इसीलिए मैंने ये फॉर्मूला निकाला। देखो, आँख जो धंसा हुआ है हमारा कॉनकेव है, धंसा हुआ, केव मतलब गुफा, उठा हुआ वैक्स मतलब नाक है। ठीक है, तो कॉन्वेक्स कॉनकेव में रिफ्लेक्शन यहाँ होती है तो कॉनकेव है, यहाँ होता है तो कॉन्वेक्स है। ठीक, तो ये मिरर को भी जान गए, रिफ्लेक्शन कहाँ होती है, यहाँ होती है। चलो अब इसमें अब देखो डिफिनीशन, व्हाट डू यू डिफाइन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। वैसे एग्जाम में पूछेगा नहीं, लेकिन हाँ जो भी पूछ सकता है, मल्टीपल है तो कुछ भी पूछ सकता है। मल्टीपल को बनाने के लिए मैं एक अलग वीडियो तैयार करूँगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, और डिस्कस करेंगे बाद में, थोड़ा लाइट चैप्टर एंड हो जाती है तो। लेकिन पहले तो थोरो पढ़ो। जैसे पूछ सकता है द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज डिफाइंड एज, तो एनी मिरर इज द पार्ट ऑफ ए स्फेरिकल मिरर। किसी कोई भी मिरर है, चाहे ये है, इस स्फेयर का कहीं ना कहीं पार्ट्स होता है, उसका जो सेंटर ऑफ कर्वेचर होता है, दिस इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ द मिरर। और पोल से सी के बीच का जो डिस्टेंस है, द डिस्टेंस बिटवीन द पोल एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द रेडियस ऑफ कर्वेचर। करेक्ट। अब हम एक बात और आगे डिफाइन करेंगे। अब ये जो होता है, ये लाइन है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या है, ये भी जान लो, प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे ही लिख लेना, लिखने की नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। करेक्ट, जो ज़रूरी चीज़ है वो मैं बता दूंगा। और बिल्कुल जब भी कोई एग्जाम में कोई भी कुछ पूछे, डोंट हेजिटेट, जो मन में आए जवाब दे देना, बिल्कुल सही हो जाएगा। देखो, प्रिंसिपल एक्सिस, द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर ऑफ द सर्कल स्फीयर्स इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, पोल टू द सेंटर ऑफ कर्वेचर इज कॉल्ड द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, एपर्चर वेयर द रिफ्लेक्शन टेक्स प्लेस कॉल्ड द एपर्चर। तो इससे ज़्यादा कोई जानने की जरूरी चीज़ नहीं है। हाँ, एक चीज़ है जो लास्ट में बताऊंगा। चलो उसके बाद ये इसमें एक चीज़ होता है, यहाँ फोकस होता है। देखो क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक के बीच का डिस्टेंस जो है वो क्या है, आर है। ये जो होता है एक फोकस होता है। क्या होता है, फोकस। इसी को मेन फोकस भी बोलते हैं, मेन फोकस बोलते हैं। जो एकदम, अगर ये 20 है तो ये 10 होगा, अगर ये 20 है तो ये क्या होगा, 10 होगा, 10 और 10। ये अगर 10 है तो ये 5 होगा और ये 5 होगा। कहने का मतलब इस चीज़ के ये फोकस और पोल के बीच के डिस्टेंस को कहते हैं स्मॉल एफ्स, स्मॉल एफ। इस स्मॉल एफ का नाम है, ऐसे ही लिख देना, इस स्मॉल एफ का नाम है फोकल लेंथ। क्या है, फोकल लेंथ। आगे हम एक रिलेशन बताएंगे एफ और आर के बीच में, तो ये ध्यान रखना, ये फोकस है। सी और पी के बीच का एकदम मिड पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। फोकस का डिफिनेशन नहीं याद है, द मिड पॉइंट ऑफ द पी एंड सी इज कॉल्ड द फोकस। तो ऐसा साइंस में कुछ नहीं है। ठीक, चलो हम बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पर आते हैं जो बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। एक आती है कि फोकस। हाँ, तो कॉनकेव मिरर का डिफिनीशन अपने मन से, फोकस, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फोकस। फोकस क्या होता है, देखो ये बहुत, जैसे मान लिया सपोज दैट कॉनकेव मिरर है, ये कॉनकेव मिरर है, ऐसा कॉनकेव मिरर है। ठीक है, थोड़ा बड़े साइज का बना लिया हूँ। ऐसे ये पोल है, ये क्या होता है, ये सॉरी सेंटर ऑफ कर्वेचर है। ऐसे ले लेते हैं सी, तो इसके ठीक बीच में डिस्टेंस में, ऐसा सोचो कि इसके बीच का डिस्टेंस होना चाहिए
एफ फोकस हो गया ये। अब क्या कहती है कि देखा गया, ऑब्जर्व किया गया, हम लोग जो भी चीज़ कर रहे हैं पहले से फिक्स है, बस मेरे पढ़ाने का तरीका अलग है और हम वैसे ही चीज़ करेंगे, ठीक। तो देखा गया, ऑब्जर्व किया गया कि जैसे कोई रेज ऑफ लाइट ऐसे आती है, ऐसे आती है, इससे टकराने के बाद ये फोकस से गुजर जाती है, ऐसे गुजर जाती है। यहाँ से एक रेज ऑफ लाइट आई और ऐसे करके टकरा करके यहाँ चली गई। फिर और रेज ऑफ लाइट आई, ऐसे टकरा करके यहाँ आ गई। फिर ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, टकरा करके यहाँ चली गई। देखा गया कि रेज ऑफ लाइट ये प्रिंसिपल एक्सिस है। ये क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है। जो रेज ऑफ लाइट आई वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आई है, प्रिंसिपल एक्सिस इसके पैरेलल आई है और टकरा करके सभी लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये लाइट, ये जितने भी, ये 1 2 3 4 पता नहीं इनफाइनाइट लाइट रेज ऐसे आई, टकरा करके एक ही पॉइंट से पास कर रही है। इसका मतलब ये है कि दिस पॉइंट इज कॉल्ड फोकस। ऐसे भी लिख सकते हो कि जितने भी रेज ऑफ लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकराने के बाद एक पॉइंट से पास कर जाती है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। लेकिन ये किस मिरर का है? ये देखो कॉनकेव मिरर का है, ये कॉनकेव मिरर का फोकस कहलाएगा, ठीक है। अब अपने मन से थोड़ा उसको अच्छे से डिफिनीशन लिख दो इंग्लिश में। ए रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स एट ए पॉइंट, सच पॉइंट्स इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दिस मिरर। A rays of light coming parallel to the principal axis, ये light, ये rate of light, ये rays of light, ये rays of light coming parallel to the principal axis and after reflection it meets at a point, such point is called the focus of the concave mirror या called the focus of the mirror। हाँ, इस पॉइंट को एक चीज़ और बोलते हैं कि कन्वर्जिंग पॉइंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कन्वर्जिंग पॉइंट, कन्वर्जिंग पॉइंट बोलते हैं या कन्वर्जिंग रेज बोलते हैं, जो भी कह दो, ठीक है। कॉन्वेक्स में क्या होता है? देखो कॉन्वेक्स में ऐसा, कॉन्वेक्स में क्या होता है? ऐसा होता है, ऐसे, सॉरी इसमें तो इनर पार्ट्स होगा सिल्वर्ड, ऐसा, ऐसे होगा, ये पी हो गया, ठीक है, ये सी हो गया, ठीक। ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, ठीक है। ऐसे क्या होगा? देखो ऐसे चली गई, ऐसे चली गई, ऐसे रेज ऑफ लाइट आई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे चली गई, ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, ऐसे बल्जिंग है, टकरा करके चली गई, ऐसे रेज ऑफ लाइट आई, ऐसे टकरा करके वापस चली गई। मतलब कहीं नहीं मिटकी। मानो कि ऐसा लग रहा है, इट अपीयर्स दैट, नहीं, मान लो कि ये ऐसा लग रहा है कि सपोज दैट ये कहाँ से मीट कर रही है? ये जो मीट कर रही है, बताओ कहाँ से? ऐसे करके कहाँ से मीट करेगी बताओ? जैसे ठीक है, तो ये मान लो कि ऐसे करके ऐसा लग रहा है, सपोज दैट ऐसे करके ऐसे आ रही है, ऐसा मानो कि ये यहां से, ये सभी रेज ऑफ लाइट यहां से, दिस पॉइंट इज कॉल्ड द फोकस। एक्चुअली में मीट नहीं कर रही है, हमने जबरदस्ती इसको मीट करवाया, नहीं, कहां मीट की? इट अपीयर्स टू बी मीट। इसको क्या लिखेंगे? It appears to be meat, appears to be meat। एक्चुअली में मीट नहीं किया, ऐसा लग रहा है कि मानो कि ये appear मीट कर रही है। दिस इज कॉल्ड द डाइवर्जिंग, डाइवर्जिंग रेज कहते हैं, ठीक। तो ज़्यादातर हमको बुक में कॉनकेव के बारे में ही पढ़ना है, कॉन्वेक्स के बारे में बहुत कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। ये माइंड सेट अपना सेट कर लो और जो भी जानने लायक चीज़ें होंगी वो बता दूंगा, ठीक है। तो इस पर कॉनकेव पर फोकस करो। तब फोकस का डिफिनेशन बहुत ही इम्पोर्टेंट है।
अगर सेकंड पेपर में कभी मान लीजिए सपोज दैट डिस्क्रिप्टिव होता है या कभी भी कुछ पूछा जाता है, कोई भी इंटरव्यू में पूछ देता है, तो इसका डिफिनीशन जानना जरूरी है। लिख दो, फोकस का डिफिनीशन लिखो। क्या लिखोगे? इसके लिए क्या होगा? ए रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन, यहाँ पर आई टकरा करके, आफ्टर रिफ्लेक्शन इट appears to be meet at a point, यहाँ पर मीट कर रहा है, यहाँ पर appears to be meet at a point या diverging at a point, such point is called the focus of which mirror? Convex mirror। तो दोनों को अगर मिला करके, दोनों के लिए तो फोकस का डिफिनीशन अलग अलग नहीं लिखेंगे, सीधा सा एक डिफिनीशन लिखेंगे। ए रेज ऑफ लाइट, तुम लोग भी अपने साथ साथ गुनगुनाओ। ए रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट एट ए पॉइंट और appears to be meet at a point, इसको ब्रैक इज कॉल्ड द फोकस ऑफ द मिरर। तो लिख लो ए रेज ऑफ लाइट, अच्छे से लिखो। ए रेज ऑफ, डिफिनीशन लिख लो, बहुत अच्छा डिफिनीशन है, कहीं बुक में नहीं मिलेगा, मेरा खुद का प्रिपेयर किया हुआ डिफिनीशन है। ए रेज ऑफ लाइट, ए रेज ऑफ लाइट कमिंग प्रिंसिपल, कमिंग पैरेलल to the principal axis and after reflection it meet को ब्रैकेट में लिख दो, कन्वर्ज, it meet or diverge or appears to meet, appears to be meet, appears to meet, इसको लिख दो diverge, appears to be meet at a point is called focus, is called focus of the mirror, करेक्ट। इसको F से डिनोट करते हैं, कैपिटल F से, या मेन फोकस भी बोलते हैं। तो ये डिफिनेशन बहुत अच्छा है। रेज ऑफ लाइट कमिंग पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस एंड आफ्टर रिफ्लेक्शन इट मीट्स और appears टू बी मीट, मीट को लिख देंगे कन्वर्ज, ये डाइवर्ज ब्रैकेट में, इज कॉल्ड द फोकस ऑफ दैट वेरी मिरर। ठीक है, चलो इसको नोट कर लो, फिर इसको मैं मिटा देता हूँ। ओके, चलो नोट कर लो। चलो तो ठीक है, नोट कर लिए उसको। अब देखो, अब इससे आगे अब टॉपिक एंड ही है इसका। अब देखो क्या होता है, अभी जो हमने पढ़ा ये वाली बात जानने वाली चीज़ है। ऐसे एक कॉनकेव मिरर है ना, ज़्यादा इसी के बारे में पढ़ेंगे, ठीक। और ये P है और ये C है, क्योंकि इसी का कोई ऐसे करके कोई ना कोई हिस्सा होगा, ठीक है। अब एक चीज़ मैं बताया था, इस दोनों के बीच का जो मिड पॉइंट है, दिस इज कॉल्ड द फोकस। इसी फोकस को कहते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। नहीं, ऐसे रेज ऑफ लाइट गई पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, टकरा करके ऐसे चली गई, ऐसे गई, ऐसे, तो फोकस। अब ये अगर 20 है तो ये 10 होगा, ये अगर 10 है तो ये 5 होगा। मतलब ये जो सेक्शन है ये पूरे का हाफ है। और इस डिस्टेंस को अपन बोलते हैं, ये वाली डिस्टेंस को बोलते हैं f, स्मॉल f। दिख रहा है, स्मॉल f बोलते हैं। इस स्मॉल f को बोलते हैं फोकल लेंथ। क्या बोलते हैं? फोकल लेंथ बोलते हैं। स्मॉल f को बोलते हैं फोकल लेंथ। यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को, यहां से यहां तक के बीच के डिस्टेंस को बोलते हैं ऐसा रेडियस ऑफ कर्वेचर। यहां तक के डिस्टेंस को रेडियस ऑफ क्या बोलते हैं? रेडियस ऑफ कर्वेचर। रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर से डिनोट करते हैं इसको, ठीक है। चलो, तो इसका एक रिलेशन लिख सकते हो ऐसा कि रिलेशन बिटवीन द रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ ऐसा होता है, ये होता है F इक्वल्स टू
r/2 नहीं, f इक्वल्स टू r/2। सीधी सी बात है कि ये डिस्टेंस जो है ये पूरे के डिस्टेंस का आधा है, यही तो ये रिलेशन है। इसी को बोलते हैं अपन रिलेशन बिटवीन फोकल लेंथ एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। फोकल लेंथ f एंड रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक, चलो तो ये हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन दे दिया, सपोज दैट इसका डिस्टेंस अगर 20 है तो ये क्या होगा, f क्या होगा, 10/2 5 होगा। अगर ये 10 है तो ये क्या होगा, f स्मॉल f 10/2 5 होगा। तो ठीक है, चलो ये जानने की वाली चीज़ है। अब हम जो पढ़ेंगे कि अब आगे नेक्स्ट जो पढ़ेंगे वो काफ़ी है कि जैसे ये मिरर है, यहाँ पर जैसे कोई ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो उसका इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है तो इमेज कहाँ बनेगा, यहाँ पर है तो कहाँ बनेगा, यहाँ है तो कहाँ बनेगा, या एकदम दूर से आ रही है तो कहाँ बनेगा। तो ऐसे ऐसे 6 केसेस होंगे तो इमेज बनेंगे। हाँ, अपने मन से हम कुछ नहीं बना सकते, जो बुक में लिखा गया है एक स्टोरी टाइप का है, बस उसको जानना है। ठीक, तो उसको इमेज बनने से पहले कुछ रूल्स होते हैं। जैसे अलजेब्रा में a+b का होल स्क्वायर का एक फार्मूला होता है, a² - b² का फार्मूला होता है। इन द सेम वे इमेज बनने के लिए कुछ रूल्स को हमको फॉलो करना पड़ता है। वो ज़्यादा नहीं, वो सिंपली कहने के लिए वो 3-4 रूल हैं, वो ओवरऑल 2 ही रूल्स हैं। ठीक है, तो तुम मानो कि 4 रूल्स हैं। तो ऐसे लिख सकते हो कि ऐसे लिखो, रूल्स फॉर, इस टॉपिक को लिख देना, रूल्स फॉर, इसको लिखो, नोट करो, ऑब्जेक्टिव में MCQ पूछेगा, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ऐसा लिखो, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन, ऐसा लिख दे सकते हो टॉपिक, रूल्स फॉर इमेज फॉर्मेशन बनाने के जो रूल्स हैं। देखो, फर्स्ट रूल ये है, कि जैसे मान लिए कॉनकेव मिरर है, देखते चलो एकदम याद हो जाएगा। ठीक है, बस तुम भी उसी टाइप से डायग्राम, कोई नोट्स वगैरह बनाने की ज़रूरत नहीं। ये फोकस है, इतना ही ठीक डिस्टेंस पर ये C है। अगर कोई रेज ऐसे आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ऐसे आई तो कहाँ से पास करेगी, फोकस से पास करेगी। पहला रूल, a rays coming parallel to principal axis passes after reflection, it passes through the focus. Second rule, ठीक है, सेकेंड रूल ये है, ऐसे ले लो, ऐसे मिरर, करेक्ट, ये P बस F, अब तो जान ही गए हो कि इतने ही डिस्टेंस पर C दे देना है। अगर ये C से कोई पास करती है, ऐसे कोई रेज आती है, सॉरी ये C यहाँ पर होगा। ठीक है, यहाँ है C, ठीक है, याद रखना। अगर ये रेज ऐसे जाती है, ऐसे C से अगर वो जाती है तो वापस फिर C पर ही बैक हो जाती है, याद रखना। ए रेज कमिंग फ्रॉम द C आफ्टर रिफ्लेक्शन, इट गोज बैक ऑन द C। ठीक है ना, मतलब रेडियस ऑफ कर्वेचर से ही, सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही पास कर जाती है। अगर कोई रेज ऑफ लाइट सेंटर ऑफ कर्वेचर से आती है तो वो दैट विल बी कम बैक ऑन द सेंटर ऑफ कर्वेचर। ये पूछ सकता है कि सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो रेज अगर पास करती है वो कहाँ से फिर रिफ्लेक्शन होने के बाद कहाँ जाती है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से ही चली जाती है। ठीक है, थर्ड रूल, ठीक है, देखो जैसे ये पैरेलल आया प्रिंसिपल एक्सिस के तो फोकस से पास की। अगर कोई फोकस से पास करे तो कहाँ होगा, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। इसका जस्ट अपोजिट देखो, ऐसे ऐसे मिरर है, मिरर का ये सिंबल होता है ऐसे P, F और C। अगर कोई रेज ऑफ लाइट, इफ एनी रेज ऑफ लाइट पासिंग थ्रू द फोकस, ऐसे फोकस से पास करती है तो टकराने के बाद कहाँ चली जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। ऐसे एकदम कंफर्म रूल है, बस वो जीके के लिए भी याद करो
कि अगर कोई रेज ऑफ लाइट फोकस से पास करेगी तो टकराने के बाद कहाँ जाएगी, टकराने के बाद पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। अगर वो पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस है तो टकराने के बाद फोकस से, इसका जस्ट अपोजिट है, एक दूसरे का ऐसे याद रखो, ये अपोजिट है, ठीक। फोर्थ रूल, बस ये 4 रूल्स हैं ऐसे, पी एफ और ठीक इतने ही डिस्टेंस पर सी है। अगर कोई रेस डायरेक्ट पोल पर आती है, ऐसे करके पोल से पर आती है, ऐसे करके कोई रेस पोल पर आती है, तो गौर करो ये टकराने के बाद आफ्टर रिफ्लेक्शन ये एंगल जितना होगा ठीक उतना ही एंगल ये भी ऐसे आ जाएगी, ठीक है। तो ऐसा बोल सकते हो ये एंगल आई होगा तो ये एंगल आर होगा, एंगल आई एंगल आर, तो ये एंगल ऑफ आई इक्वल्स टू एंगल ऑफ आर होगा। नहीं होगा तो ज़बरदस्ती हमको करना पड़ेगा, ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री लेना पड़ेगा। तो ये 4 रूल हैं, ज़्यादातर इसका और इसका ज़्यादा यूज है सबका यूज है, लेकिन ये केवल जानो जीके के लिए। रूल नंबर 1, ठीक है, रूल नंबर 2, ठीक है, रूल नंबर 3, रूल नंबर 4। बोर्ड पर मैं इसलिए बता रहा हूँ चौक से, स्कूल में पढ़ाने का मज़ा मिल रहा है, लगता है कि हाँ स्कूल में पढ़ा रहे हैं, और एक साइकोलॉजिकल भी चीज़ है, थोड़ा अच्छे से रिमाइंड भी होता है कि बोर्ड पर सामने मैं ड्रॉ कर रहा हूँ, लगता है कि अच्छा मैं भी ऐसे ड्रॉ कर सकता हूँ, ऐसे ही समझ सकता हूँ, ठीक है। चलो, तो ये 4th रूल्स हैं। अब आगे हम इससे ज़्यादा पढ़ेंगे नेक्स्ट। अब जो हम पढ़ने जाएंगे नेक्स्ट टॉपिक में ऐसे करके पढ़ेंगे, जो अगला टॉपिक रहेगा लेक्चर नंबर 3 लाइट का। देखना कि बिल्कुल ज़्यादा नोट करने की ज़रूरत नहीं होगी, जितना बोर्ड पर है उतने ही को नोट करोगे तो हमेशा के लिए वो हमेशा याद भी रहेगा। होगा क्या कि डबल रिवीजन होगा, एक तो तुम्हारे मेरे वीडियो को देख रहे हो उससे एक रिवीजन हो रहा है, याद हो रहा है, दूसरा चीज़ इसको अगर नोट करोगे तो और अच्छी रिवीजन हो जाएगी, पॉज करके नोट कर लेना, ठीक है। जैसे अब नेक्स्ट पढ़ेंगे, ये देखो पी है, एफ है, इतने ही डिस्टेंस पर सी। अब हम क्या पढ़ेंगे कि जैसे मान लीजिए सपोज दैट ऑब्जेक्ट यहाँ है तो इमेज कहाँ बनेगा, बताऊंगा यहाँ बनेगा इमेज, फिर उसका नेचर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। इसके साइज से बड़ा बनेगा या छोटा स्मॉलर बनेगा या बिगर बनेगा, फिर उसके बाद ये ऑब्जेक्ट अब फोकस पर आएगा, फिर तब इमेज कहाँ बनेगा, फिर और एफ से आगे चल करके अगर ऑब्जेक्ट यहाँ रहेगा तब इमेज कहाँ बनेगा, फिर इमेज कैसा होगा। नहीं, अगर यहाँ रहेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो बहुत सारे एग्जाम में पूछा जाता है। इस बार 10th में तो कन्फर्म है कि पूछेगा कि इफ़ द ऑब्जेक्ट एट सी वेयर द इमेज विल बी फॉर, सब कनकेव का केस है, बिल्कुल उसके लिए तुम मत चिंता करना। लास्ट में बताऊंगा कन्वेक्स का कुछ है ही नहीं, उसमें एक ही इमेज बनता है जो आगे बताऊंगा, ठीक। फिर ये सी हो गया, फिर बोलेगा कि ऑब्जेक्ट अगर इसके बाहर ऐसा हो तब क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 और 6। अगर ऑब्जेक्ट कहीं और है, यहाँ है ऑब्जेक्ट, तब इमेज कैसा बनेगा, इन्फिनिटी, इसको कहते हैं इन्फिनिटी। मतलब एक्चुअली में यहाँ नहीं है, एक्चुअली में काफ़ी इस जगह से काफ़ी डिस्टेंस पर है। दिस इज कॉल्ड इन्फिनिटी। का मतलब ये होता है कि जैसे अभी मैं हूँ तो बोर्ड हमारे नज़दीक में है, अब मैं बोलूँगा कि यहाँ से आधे किलोमीटर या 100 मीटर के डिस्टेंस पर कोई ऑब्जेक्ट है, ये तो होगा 10 सेंटीमीटर, 100 मीटर या 1 मीटर 1 किलोमीटर तो बहुत काफ़ी डिस्टेंस हुआ इसके कंपेयर में, तो वो इन्फिनिटी कहलाएगा। तो सेम चीज़ ये सब नज़दीक में थोड़ा काफ़ी डिस्टेंस पर रहते हैं, इन्फिनिटी। तो इस सब के केस के बारे में हम स्टडी करेंगे कल नेक्स्ट टॉपिक में, लेक्चर नंबर 3 में। और आज का थोड़ा ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो चलो इसको कर लेना। और कोई भी अगर दिक्कत हो तो मेरे कमेंट्स बॉक्स में जा कर के उसको रिमार्क दे देना कि सर ये चीज़ है, कमेंट्स करना। चलो ठीक, ओके, ऑल द वेरी बेस्ट, उसको नोट कर लो।